देखिए राजीव जी, तेलंगाना की जो स्थिति है वो टीआरएस के सामने बीजेपी की भी चुनौती अब बढ़ने लगी है। आप याद कीजिए, अभी पिछले 6 महीने माने हमारे ख्याल से अक्टूबर, पिछले साल अक्टूबर में एक विधानसभा का उपचुनाव हुआ था करीमनगर जिले में, जहां बीजेपी चुनाव जीत गई थी। और बाई इलेक्शन बीजेपी टीआरएस के नेता जो हर राज्य में करती है कि वह जो उस राज्य के स्थापित दल हैं, उसमें से ही दल बदल करा करके अपने आप को स्थापित करने का प्रयास करती है। तो यह उपचुनाव भी एक बीजेपी के का कैंडिडेट, एक टीआरएस का ही पूर्व नेता कैबिनेट मिनिस्टर थे और वो चुनाव जीत गए थे। इस कारण से मतलब ये टीआरएस के सामने एक बड़ी चुनौती है बीजेपी को अपने तेलंगाना में रोकना। चंद्रशेखर राव लगातार ये संकेत दे रहे हैं कि वह गैर बीजेपी, गैर कांग्रेस गठबंधन के पक्ष में है। वह कांग्रेस के नेताओं के को छोड़ करके जितने भी क्षेत्रीय दल हैं, चाहे वो डीएमके के नेता हो, चाहे टीएमसी के नेता हो, चाहे वो शिवसेना हो, चाहे वो एनसीपी हो, आरजेडी हो, जेडीयू हो, उनसे वो बात करने के लिए तैयार है, वो बात करते हैं। लेकिन वो बार ये लगातार कर रहे हैं कि एक ऐसा गठबंधन बनाया जाए जो गैर कांग्रेसी और गैर भाजपाई हो। उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वहां जो तेलंगाना का जो किसान है वो नाराज है। 2014 में सत्ता में आने के बाद कृषि के जगत में, कृषि क्षेत्र में जो भी समस्याएं थी, उनका समाधान करने में यह टीआरएस की सरकार जो है वो बुरी तरह से फेल हुई है। चाहे वो सिंचाई का मुद्दा हो, चाहे वो किसानों को उनकी उपज दिलवाने का मुद्दा हो, चाहे सिंचाई के संसाधन विकसित करने हो, या जो बड़ी परियोजनाएं सिंचाई की हो उनको पूरा करने का इश्यू हो, तो टीआरएस से भी वहां का किसान नाराज है। और बीजेपी की भी स्थिति यह है कि बीजेपी वहां के धान खरीद की जो मात्रा होती थी उसको लगातार बढ़ाने की बात कर रहे हैं किसान। इसके लिए प्रदर्शन भी कई जिलों में हुआ, लेकिन केंद्र सरकार ने कभी इसको बढ़ाया नहीं और न ही कोई आश्वासन दिया। तो एमएसपी का भी इश्यू है और धान खरीद की मात्रा को बढ़ाने का भी इश्यू है। इन मुद्दों को लेकर के किसानों के समक्ष टीआरएस और बीजेपी दोनों के खिलाफ नाराजगी है। ऐसे में कांग्रेस के सामने एक स्थिति यह है कि कांग्रेस अपने आप को एक बेहतर स्थिति में वहां पाती है और इसीलिए कांग्रेस साफ साफ संकेत दे रही है कि टीआरएस से उसका कोई गठबंधन नहीं होगा। गोया कि जो भी व्यक्ति गैर भाजपाई है और इस सरकार से नाराज है, वह कांग्रेस के पक्ष में कंसोलिडेट हो, यह कांग्रेस की कोशिश है। और कांग्रेस का नेतृत्व यह कोशिश कर रहा है कि टीआरएस और बीजेपी दोनों को एक साथ खड़ा दिखाई पड़े कि अगर जो तेलंगाना के गठन के बाद से जो स्थानीय नागरिकों के सामने समस्याएं आई, चाहे वो किसानों की समस्याएं हो, चाहे युवाओं की समस्याएं हो, चाहे वहां का वाणिज्य व्यापार हो, इसके लिए दोनों ही दल जिम्मेदार है। आप याद कीजिए कि टीआरएस सरकार के ऊपर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं, लेकिन किसी भी आरोप का इस सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया। इसको लेकर के भी लोगों के मन में है कि जो एक वादा किया गया था कि हम एक नई सरकार देंगे, एक पारदर्शी सरकार देंगे, एक जिम्मेदार सरकार देंगे, उस मुद्दे पर भी टीआरएस सरकार बुरी तरह से फेल हुई है। ऐसी स्थिति में टीआरएस के गठन की उपलब्धि को लेकर के, कृषि जगत के सफलताओं को लेकर के और जो सपने थे तेलंगाना गठन के दौरान उनके असफल होने को लेकर कांग्रेस या दोनों इन असफलताओं के लिए टीआरएस और बीजेपी दोनों को जिम्मेदार ठहराने की कोशिश कर रही है। और इसीलिए उसके लिए इस तरह का स्टैंड लेना लाजिमी है कि हम स्वतंत्र रूप से अकेले जो भी आपके तेलंगाना की जनता के सपने हैं उनको पूरा करने की हम कोशिश करेंगे। जिस तरह से राज्य गठन के लिए हमने जो आश्वासन दिया गया था उसको हम लोगों ने पूरा किया, तमाम विरोध के बावजूद। इसलिए राहुल गांधी ने इस तरह का स्टैंड लिया राजीव जी कि हम तेलंगाना में एकदम एक स्वतंत्र आइडेंटिटी के रूप में अपनी पहचान बनावे और लोगों के सामने संगठित होकर के और प्रतिबद्ध रूप से अपने कांग्रेस को प्रस्तुत कर सके। इस कारण से राहुल गांधी ने लोगों के सामने बड़े कड़े शब्दों में कहा है कि कांग्रेस का कोई भी नेता तेलंगाना टीआरएस के साथ गठबंधन की बात न करे और अगर कोई बात करेगा तो उसको पार्टी से निकाल देंगे। और अगर वो तेलंगाना विरोधी और बीजेपी विरोधी लोगों को अपने पक्ष में
एक संगठित करना चाहती है तो उसको इस तरह का स्टैंड लेना ही होगा, अन्यथा तेलंगाना में उसकी दाल गलेगी नहीं। क्योंकि बीजेपी जो कि भी दक्षिण के राज्यों में केवल सीमित थी कर्नाटक तक, उसने भी तेलंगाना में सेल लगाने की कोशिश की है। हालांकि वो टीआरएस के जो नेता है उन्हीं के माध्यम से जा रही है, अभी उसका कोई संगठन वहां पे है नहीं। इसलिए मेरा यह मानना है कि जो अब जहां तक आपने बात उठाई कि बीजेपी के लोग राहुल गांधी के साथ क्यों नाराज रहते हैं, स्वाभाविक सी बात है कि बीजेपी के खिलाफ पैन इंडिया अगर कोई चेहरा है तो वो केवल राहुल गांधी का है। राहुल गांधी को बिना डिस्क्रेडिट किए, बिना उनको बदनाम किए, बिना उनको गैर जिम्मेदार बताए, बिना उनको पॉलिसी पैरालिसिस का एक आरोपी बनाए बीजेपी कुछ हासिल कर नहीं सकती। क्योंकि बीजेपी के सामने केवल राहुल गांधी की चुनौती है। राहुल गांधी का मतलब कांग्रेस की चुनौती है, और वह अकेली पार्टी है और अकेले नेता है जो एक क्रॉस द कंट्री, जिस आदमी की एक अपील है, जिस आदमी की एक पहचान है। इसलिए ये बीजेपी हर हाल में गलत, उल्टे सीधे, नेपाल के आपने वीडियो की बात की, एक अनर्गल तरह का एक प्रचार, आधारहीन प्रचार, ये तो शगल है। ये तो मतलब कांग्रेस के नेताओं में जवाहरलाल नेहरू से लेकर के इस तरह के प्रचार किए जा रहे हैं कि साहब इनका कपड़ा तो पेरिस धुलने जाता था, ये सिगरेट पीते थे, कोई नैतिकता नहीं थी, कोई मर्यादा नहीं थी, कोई राजनीति की सूचना नहीं थी। तो डिस्क्रेडिट किए बगैर आप कुछ कर नहीं सकते हो कि आपको अपने पास बताने के लिए कुछ नहीं है। आप इस स्थिति में नहीं है कि आप ये बता सकें कि आजादी की लड़ाई में हमारा योगदान यह है, आजाद हिंदुस्तान में हमने ये काम किया है, हम पिछले जो हमारी 8 साल की सरकार है उसके पहले अटल जी की जो सरकार थी हमारी ये उपलब्धियां हैं, ये आपके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। तो सिवाय इस, और आप नीतियों की आलोचना कर नहीं सकते, तो सिवाय यह है कि जो नेताओं को आप डिस्क्रेडिट कीजिए और उन नेताओं को डिस्क्रेडिट कीजिए जो आपके लिए चुनौती है। निश्चित रूप से राष्ट्रीय पैमाने पर एक राज्य विशेष में किसी नेता की अपील हो सकती है। कोई ऐसा नेता नहीं है विपक्ष में राहुल गांधी के अलावा जिसकी अपील पूरे देश में हो, चाहे उत्तर में हो, चाहे दक्षिण में हो, चाहे पश्चिम में हो, चाहे पूर्व में हो, वो केवल राहुल गांधी। तो राहुल गांधी को डिस्क्रेडिट करना आपके पास फिर से आऊं